इस चैनल पे आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग अंतिम प्रकार के जो मूल अधिकार दिए गए हैं उसको देखेंगे, अर्थात संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 32 आता है, इसी को जानेंगे। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस अनुच्छेद के बारे में कहा था कि यह हमारे संविधान का हृदय और आत्मा है। तो जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसमें कौन सी ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से उन्होंने ये बात कही। तो इसमें संवैधानिक उपचार शब्द का प्रयोग हुआ है। अब आम जनजीवन में लोगों को अगर किसी का बीमारी होती है तो क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं और उसका उपचार करके ठीक होते हैं। वैसे ही अगर किसी व्यक्ति को मूल अधिकारों से संबंधित कोई परेशानी है, उनका हनन हो रहा हो, तो कोई भी व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट में पहुंच सकता है। संविधान हमें वो रास्ता देता है और वो रास्ता निकलता है अनुच्छेद 32 के सहारे। तो इसी कारण से इसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। अब यहाँ पे एक बात और समझनी होगी कि मूल अधिकार और आम जो साधारण अधिकार होते हैं उनमें क्या फ़र्क होता है। तो फर्क यही होता है कि साधारण अधिकार से जुड़े जो मामले होते हैं उन्हें वो अगर हनन हो रहा हो तो उसकी शुरुआत आपको किसी नीचे वाले कोर्ट में करना पड़ता है, अर्थात मुंसिफ के कोर्ट से करना होगा या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से करना होगा। नीचे की नीचे वाली अदालतों से शुरू होती है और ऊपर की अदालतों में पहुंचता है, जिला कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ऐसे करके पहुंचता है। परंतु मूल अधिकार से जुड़े जो मामले होते हैं वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही चैलेंज किए जाते हैं। तो यही सबसे बड़ी विशेषता है। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट को क्या शक्तियां दी गई हैं, तो उन्हें रीट जारी करने की शक्ति दी गई है। रीट जारी करने की शक्ति हाई कोर्ट को भी दिया गया है अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। परंतु दोनों के रीट जारी करने की शक्तियों में फर्क होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को जो शक्ति दी गई है सिर्फ मूल अधिकारों से संबंधित है, जबकि हाई कोर्ट को जो शक्ति दी गई है वह सिर्फ मूल अधिकारों तक सीमित नहीं रखा गया है, बल्कि अन्य भी जो अधिकार हैं उसके लिए भी दायर किए जा सकते हैं और रीट जारी हो सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे, रीट कितने तरीके के होते हैं और उनका प्रयोग किन स्थितियों में होता है और इस्तेमाल की प्रक्रिया क्या होती है, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। तो शुरू करते हैं। तो रीट क्या होता है, तो रीट एक तरीके का आदेश, निर्देश और ऑर्डर होता है। अब ये आदेश, निर्देश, ऑर्डर किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा जारी किए जाते हैं। ये रीट याचिका सुप्रीम कोर्ट भी जारी करता है, हाई कोर्ट भी। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत जारी करता है, जो कि मूल अधिकारों की श्रेणी में रखा गया है, और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत करता है। इसमें मूल अधिकार भी आते हैं और सामान्य अधिकार भी आते हैं। अर्थात यहाँ पे जो हाई कोर्ट की रीट जारी करने की शक्ति है वो ज़्यादा व्यापक है। ज़्यादा व्यापक इस सेंस में है कि किसी भी हाई कोर्ट की जो अपनी अधिकारिता होती है, जो उसकी भौगोलिक सीमा होती है, उसके अंदर में हाई कोर्ट के रीट जारी करने की शक्ति ज़्यादा होती है। और सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट से संबंधित ही रीट जारी कर सकता है। अब जो पहला प्रकार है वह है बंदित प्रत्यक्षीकरण या हेवियस कॉर्पस रीट। तो हेवियस कॉर्पस एक लैटिन शब्द है। इसका मतलब होता है हमें आपका शरीर चाहिए। अब इसका मतलब होता है कि किसी सशरीर किसी के सामने अगर उपस्थित किया जाता है तो उसी बात को, उसी घटना को हैवियस कॉर्पस कहा जाता है लैटिन में। अब इसका प्रयोग इंग्लैंड में किस तरीके से हुआ, तो 13वीं शताब्दी में वहाँ पे जो कैदी होते थे या जो जिन्हें अपराधी कह लें, वो भागते फिरते थे,
कोर्ट से बचने के लिए या सजा से बचने के लिए वो भगोड़ा काफ़ी संख्या में बन गए थे। तो वैसे भगोड़ों को पकड़ने के लिए वहाँ के राजा ने एक निर्देश जारी किया कि उन भगोड़ों को पकड़कर सशरीर उपस्थित किया जाए। तो वहीं से इसका चलन हुआ और इसका हैबियस कॉर्पस का नाम दिया गया। हमारे संविधान में इसे बंदी प्रत्यक्षीकरण के रूप में शामिल किया गया है। लेकिन यहाँ पे एक और बात जानने की है कि वहाँ पे बंदियों को सशरीर उपस्थित करने की बात थी, लेकिन हमारे यहाँ पे जो इसका ठीक उल्टा प्रयोग होता है। इसका प्रयोग किस रूप में होता है? तो किसी व्यक्ति के जीवन की स्वतंत्रता का अगर हनन हो रहा हो, उस केस में इसका प्रयोग होता है। अब आगे बंदी प्रत्यक्षीकरण में पूरी बातें क्या होती है उसको जान लेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट में क्या होता है? अब भारत में इसका इस्तेमाल कैसे शुरू हुआ? तो भारत में इसको लाया गया सबसे पहले CRPC 1898 में 491 एक सेक्शन है, उसमें इस बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में बतलाया गया था। तो वहीं से इसको हमारे संविधान में शामिल किया गया। अब हम आते हैं कि ये होता क्या है, इसकी पूरी प्रक्रिया क्या होती है। तो अनुच्छेद 21 में बतलाया गया है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त अन्य तरीके से उसके जीवन और स्वतंत्रता को छीना नहीं जा सकता है या कम नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे एक तरीके से व्यक्तिगत स्वतंत्रता ही है। इसमें होता क्या है कि किसी व्यक्ति को अगर बंदी बना लिया गया हो, गिरफ्तार कर लिया गया हो सरकार की एजेंसियों के द्वारा, जैसे एजेंसी पुलिस हो सकती है, CBI या अन्य मामले हो, उसमें अगर बंदी बनाया गया हो तो, और वो भी ज़्यादातर मनमानी तरीके से अगर गिरफ्तारियां हो रही हो, तो उन स्थिति में इस रीट का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी प्रक्रिया क्या होती है? तो जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है वह खुद भी एक याचिका दायर कर सकता है, एप्लीकेशन लिख सकता है, उस तरीके से भी रीट जारी हो सकते हैं। और दूसरा तरीका होता है कि जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया हो उसके रिश्तेदार, परिवार वाले, दोस्त या दूर का कोई जानने वाला या कोई सोशल एक्टिविस्ट उसके बिहाफ में रीट जारी करे। लेकिन यहाँ पे एक और समझने की बात है कि जो दोनों तरीके की याचिकाएं होती हैं, तो जब व्यक्ति खुद से अगर याचिका डालता है तो ऐसे में जो साक्ष्य या प्रमाण जो होते हैं उसी से मांगा जाता है जिसे गिरफ्तार किया गया हो। तो कोर्ट उसी से पूछती है कि आप अपना सबूत दीजिए कि आप निर्दोष हैं। लेकिन यही बात जब उसके रिश्तेदार और सगे संबंधियों द्वारा जारी की जाती है कि हमारे इस व्यक्ति को गलत तरीके से बंदी बना लिया गया है, तो उस स्थिति में अगर कोर्ट रीट जारी करती है तो वो सरकार को जारी करती है और उससे सवाल पूछा जाता है कि आपने क्यों बंदी बनाया है, उसका पूरा कारण बतलाइए, और फिर पूरी प्रक्रिया देखी जाती है। तो ये दोनों में फर्क होता है। अब है कि यह रीट जो है दोनों ही मामलों में जारी किए जा सकते हैं, सिविल मामलों में भी जारी हो सकते हैं और आपराधिक मामले में भी जारी हो सकते हैं। अब यहाँ पे एक और ध्यान देने की बात है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो रीट जारी किए जाते हैं सिर्फ सरकारी एजेंसियों या सरकारी जो अधिकारी जिसने गिरफ्तार किया है उन लोगों को जारी होते हैं। परंतु हाई कोर्ट जब वही रीट जारी करता है तो वो सरकारी और निजी दोनों मामलों में जारी कर सकता है। मान लीजिए निजी मामले में क्या हो सकता है, तो किसी की किडनैपिंग हो गई, तो उस स्थिति में अगर कोई हाई कोर्ट में रीट के लिए याचिका दायर करे तो हाई कोर्ट वहाँ पे सरकार के नाम या पुलिस के नाम एक रीट जारी कर सकती है कि जिस व्यक्ति को किडनैप किया गया है उसको सशरीर आप उपस्थित करें। तो ये यहाँ पे फर्क है। इसीलिए कहा गया है कि हाई कोर्ट के जो रीट जारी करने की प्रक्रिया है, जो शक्ति है, वो ज़्यादा व्यापक है। अब हम आते हैं कि इस
जो रीट जारी होते हैं तो उसमें क्या क्या चीज देखे जाते हैं, अर्थात सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जब रीट की याचिका डाली जाती है तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अमुक व्यक्ति को मुक्त भी करने का आदेश दे सकता है, या अगर वो सही पाता है तो उसको बंदी भी रख सकता है। तो इसमें क्या देखा जाता है, तो पहली चीज देखी जाती है कि जो गिरफ्तारी हुई है जिस व्यक्ति की, उसने किसी कानून को तो नहीं तोड़ा है, वो देखी जाती है। दूसरी बात क्या देखी जाती है कि पूरी प्रक्रिया का पालन हुआ है कि नहीं, अर्थात जिस एजेंसी या अधिकारी ने उसे गिरफ्तार किया है उसने विधि द्वारा स्थापित पूरी प्रक्रिया का पालन किया है कि नहीं किया है। अर्थात अनुच्छेद 22 में जो प्रावधान किए गए हैं उन सारे प्रावधानों को पूरा किया गया है कि नहीं किया गया है, वो प्रक्रिया संपन्न की गई है कि नहीं की गई है, उसे देखा जाता है। फिर क्या देखा जाता है कि बंदी बनाने वाले अधिकारी या एजेंसी का अधिकार क्षेत्र देखा जाता है। अब यहाँ पे अधिकार क्षेत्र से दो तरीके के अधिकार देखे जाते हैं। एक तो उस एजेंसी या उस अधिकारी की भौगोलिक अधिकारिता को देखी जाती है कि उस भौगोलिक क्षेत्र में उसका अधिकार बैठता है कि नहीं बैठता है। दूसरी क्या देखी जाती है कि उसकी अपनी सक्षमता देखी जाती है, क्या उसे इतनी शक्ति दी गई है उस अधिकारी को जिसने उसे गिरफ्तार किया है, तो ये बात भी देखी जाती है। फिर क्या देखा जाता है कि जिस कानून के आधार पे उसे गिरफ्तार किया गया है वह कानून कहीं मूल अधिकारों का हनन तो नहीं करता है। अर्थात यहाँ पे कानून को परखा जा रहा है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जिसको कि सम्यक विधि कहते हैं, उस प्रक्रिया से जांचा जाता है कि कानून सिर्फ प्रक्रिया सही करके ही न बनाया गया हो, बल्कि उसे सही भी होना चाहिए। अर्थात कानून के गुण दोष को यहाँ पे देखा जा रहा है। तो हमारे यहाँ ये प्रक्रिया प्रारंभ हुई खास करके इमरजेंसी के बाद से, क्योंकि इमरजेंसी के समय में कानून का बृहद पैमाने पर दुरुपयोग किया गया था। उस समय तक, इमरजेंसी तक हमारे यहाँ कानूनों की जो जांच पड़ताल होती थी उसमें यही देखा जाता था कि यह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा कानून बनाया गया है कि नहीं। अगर वो प्रक्रिया सही है तो कानून को सही माना जाता था। लेकिन उसके बाद में कानून में मौजूद गुण और दोष दोनों को देखे जाने लगे और कोर्ट को यह लगता था कि, या अभी भी अगर ऐसा लगे कि इसमें कई दोष हैं तो उस स्थिति में उस कानून को अवैध भी ठहराया जा सकता है। तो यहाँ पे वही चेक किया जा रहा है कि यह कहीं मूल अधिकारों के कम तो नहीं कर रहा है जिस कानून के तहत उसे गिरफ्तार किया गया है। फिर यह भी देखा जाता है कि जिस संस्था ने इस कानून को बनाया है उस संस्था की शक्ति है उस कानून को बनाने के लिए। अर्थात कानून तो कोई विधायिका ही बनाएगी, संसद बनाएगी या विधानमंडल बनाएंगे, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो कानून जो बनाया गया है वो संसद को बनाने की शक्ति हो और किसी विधानमंडल ने बना दिया और उस प्रक्रिया द्वारा उसे फिर उसको अमल में लाया जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है। तो ये सब सारी चीज़ें देख लेने के बाद कोर्ट यह निर्धारित करती है कि हाँ, अमुक व्यक्ति को गलत तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया है, तो उसे मुक्त करने का आदेश जारी किया जाता है। अब इस संबंध में दो तीन कुछ अपवाद हैं कि उन मामलों में रीट जारी नहीं होते, अर्थात बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी नहीं होते। तो वो कौन कौन से मामले हैं, तो निवारक नज़रबंदी में बंदी बनाया जाता है, उन मामलों में ये रीट जारी नहीं होते। दूसरे, जिन्हें कोर्ट ने दोषित ठहरा दिया हो, दंडित करने का किया हो, वैसे मामलों में भी रीट जारी नहीं होते। उसके बाद न्यायालय और संसद या विधानमंडल की अगर अवमानना की जहाँ पे बात हो तो वैसी स्थिति में भी रीट जारी नहीं किए जाते। फिर कुछ ऐसे भी मामले होते हैं कि जिनको कोर्ट ने पहले ही देख लिया होता है और कोर्ट की ही आदेश होती है कि इसे गिरफ्तार किया जाए, तो
वैसे मामलों में अमल करना जरूरी है, तो उन मामलों में भी यह रीट जारी नहीं किया जाता है। अब हम आते हैं दूसरे प्रकार के रीट पे। यह होता है परमादेश, या इसको मंडामास कहा जाता है। यह भी एक लैटिन ओरिजिन का शब्द है और इसका मतलब होता है परम आदेश, अर्थात परम सत्ता के द्वारा जो आदेश निर्गत किए जाते हैं उन्हें परमादेश कहा जाता है। तो यह भी इंग्लैंड से आया है। वहाँ पे ये कैसे इसकी शुरुआत हुई, तो वहाँ के राजा के द्वारा अपने अधिकारियों को, पुलिस अधिकारियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को या अन्य अधिकारियों को निर्देश जारी किए जाते थे, आदेश जारी किए जाते थे कि आप अपने कर्तव्य का पालन करें। तो इसी यही प्रक्रिया वहाँ पे चल पड़ी, जिसे कि भारत के संविधान में भी इसको जगह दी गई और परमादेश के रूप में इसे शामिल किया गया। तो इसके अंतर्गत परमादेश का मतलब होता है परम सत्ता का आदेश। इंग्लैंड में राजा और रानी के द्वारा वो आदेश जारी किए जाते थे, तो उसको परमादेश कहा गया। अब भारत में भी जो कोर्ट को है, जो जज इसका आदेश जारी करते हैं, तो उसका भी मतलब वही होता है। जज अपने मामले में अगर वो कुछ भी आदेश दें तो वो परम आदेश के समान ही होता है, इसलिए इसे परमादेश कहा जाता है। अब ये जो परमादेश जारी होते हैं, ये किनको जारी होते हैं, तो यहाँ किसी अधिकारी को जारी होते हैं, अर्थात सरकारी अधिकारी को, न्यायिक निकाय को जारी हो सकते हैं या विभाग को जारी हो सकते हैं। इसमें क्या आदेश में क्या जारी किए जाते हैं कि साधारणतः उन्हें बतलाया जाता है कि आप अपने कर्तव्यों का पालन करिए, आपको ये काम करना है और ये काम दिख नहीं रहा है, संपन्न नहीं हुआ है, तो इसको आप पूरा करिए इस काम को। तो अभी वर्तमान में हमारे यहाँ जो जनहित से जुड़े हुए और न्यायिक सक्रियता के जितने मामले आ रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा इसी रीट का इस्तेमाल हो रहा है, परमादेश। इसमें कोर्ट सुमोटो एक्शन भी लेती है और निर्देश जारी करती है। कई बार आपने देखा होगा कि कोर्ट आदेश जारी करती है कि अमुक जगह में बहुत ज़्यादा गंदगी है, उसकी आप साफ करवाइए। नगर निगम को परमादेश जारी होता है, या अतिक्रमण हटाने की बात होती है, या बहुत ज़्यादा मच्छर है तो मच्छर कीटनाशक दवाओं के छिड़काव के आदेश जारी होते हैं, या सड़क की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो तो वैसी स्थिति में भी आदेश जारी किए जाते हैं। तो वो जितने तरीके के आदेश होते हैं वो परमादेश ही होते हैं। अब यहाँ पे मुख्य रूप से जो बात हो रही है वह है कि किसी साधारण व्यक्ति के अगर कुछ काम नहीं हो रहे हों तो वैसी स्थिति में परमादेश कैसे प्राप्त किया जाए। तो इसके भी तरीके हैं, कुछ प्रक्रिया हैं, उन प्रक्रियाओं को पूरा करना पड़ता है। तो क्या प्रक्रिया होती है उसको जानते हैं। तो सबसे पहला जो देखा जाता है, जिसने याचिका डाली है उसे, अर्थात उसके वकील को यह प्रूव करना पड़ता है कोर्ट के सामने कि उसका यह अधिकार है, अर्थात परमादेश जारी करना उसका एक अधिकार है और वह कोर्ट में इसलिए आया है कि वह और कोई दूसरा उसके पास रास्ता नहीं है अपने काम को करवाने का। कई जगह पे उसने देख लिए, एप्लीकेशन देकर या दौड़ लगाकर, बहुत इधर उधर दौड़ लगाई, फिर भी वो काम नहीं हो रहा है। तो अंतिम रास्ता उसके पास यही बचा था, कोर्ट में। तब वो कोर्ट उस पर फिर विचार करती है। और क्या देखा जाता है, फिर देखा जाता है कि पिटीशन की तिथि, किस तिथि को आवेदन दिया गया है, उस तिथि को जिस अधिकार की वो बात कर रहा है, जिस काम की बात कर रहा है, उसके लिए जो कानून है वो अस्तित्व में है कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो कानून पहले ही समाप्त हो चुके हैं जिसकी वजह से उस व्यक्ति का काम नहीं हो रहा हो और वो यहाँ पे परमादेश के लिए आवेदन कर रहा है। तीसरी चीज क्या देखी जाती है कि उस विभाग या अधिकारी के सच्चा, अर्थात जिस व्यक्ति ने कहीं आवेदन किया है किसी अधिकारी के पास, किसी विभाग में, तो जिस काम के लिए उसने किया है
तब उसमें देखा जाता है कि उस अधिकारी के कार्य क्षेत्र में वह आता है कि नहीं, उस विभाग के कार्य क्षेत्र में आता है कि नहीं, और वो विभाग या उस अधिकारी की शक्ति उसमें निहित है कि नहीं है। तो ये चीज देखी जाती है। उसके बाद फिर विवेकाधीन जो मामले होते हैं उसको भी देखा जाता है कि कहीं यह मामला विवेकाधीन पावर से संबंधित तो नहीं है। विवेकाधिकार से मतलब है डिस्क्रिशनरी पावर। तो ऐसे मामले में अधिकारियों को एक अपना विवेकाधीन पावर दिया हुआ होता है कि चाहे तो वो कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे क्या होता है विवेकाधीन के मामलों में कि सिचुएशन को देख के काम किया जाता है। साधन को देखा जाता है कि साधन उतने हैं कि नहीं हैं, फिर स्थिति देखी जाती है, और इन सब स्थितियों का आकलन करने के बाद वो अधिकारी या विभाग वैसे काम करते हैं। तो विवेकाधीन वाले जो मामले होते हैं उन मामलों में रिट जारी नहीं होता, अर्थात परमादेश जारी नहीं किया जाता है। फिर एक जनहित चरित्र का भी मामला होना चाहिए, अर्थात कोर्ट को यह देखना होता है या साधारणतया यह देखती है कि यह जो मामला लाया गया है यह किसी व्यक्ति विशेष की समस्या है कि ऐसी समस्या आम है और भी लोग इसी तरीके की समस्या का सामना कर रहे हैं। तो ये चीज भी देखा जाता है। अब बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं कई कारण, जैसे लाल फीताशाही का मामला हो जिसमें फाइल लटकाना हो, किसी जाति विशेष का अगर है कि उस वजह से उसकी काम नहीं हो रहा, जातिवाद, भाई भतीजावाद या भ्रष्टाचार, तो ऐसे मामलों की वजह से अगर काम नहीं हो रहा हो किसी का, तो यह समझा जाता है कि यह एक आम समस्या है और उस स्थिति में यह रिट जारी किया जाता है। अब इसमें एक और जानने की बात है कि यह रिट राष्ट्रपति और राज्यपाल को जारी नहीं किए जा सकते हैं। इसके अपवाद स्वरूप है, राष्ट्रपति और राज्यपाल को यह रिट जारी नहीं होते हैं। एक और इसमें जो बात है कि कोर्ट चाहे तो विधायिका को भी एक आदेश दे सकती है। उसे अगर कोर्ट को लगे कि अमुक विषय पे कोई कानून या पर्याप्त कानून नहीं है, तो वह विधायिका को यह निर्देश दे सकती है कि इस विषय पे आप कोई कानून बनाएं। और कानून वो विधायिका ही बना सकती है, कैसा कानून बनाएंगे नहीं बनाएंगे ये कोर्ट आदेश नहीं दे सकती, लेकिन वो बोल सकती है कि आप इस विषय पे कानून बनाइए, और अगर उसमें कोई त्रुटि होगी या तो वो तो न्यायिक समीक्षा बाद में हो ही सकती है। अब इसी तरीके से और भी है कि वेतन भत्ता या बोनस, इन सब चीज़ों के लिए रिट जारी नहीं हो सकता है। अब हम आते हैं तीसरे प्रकार का जो रिट होता है, अधिकार परीक्षा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं को वारंटो। इसका मतलब होता है किस अधिकार से। यह भी सरकारी अधिकारियों को जारी होते हैं यह रिट, और इसमें उस स्थिति में जारी होता है जब कोई व्यक्ति या कोई अधिकारी किसी सार्वजनिक पद को धारण कर लेता है और किसी ने और किसी अन्य व्यक्ति ने उसको कोर्ट में चैलेंज किया कि जो अमुक व्यक्ति जिस पद को धारण करके बैठा है, जिस चेयर पे वो बैठा है, उसकी योग्यता उसमें नहीं है, पर्याप्त क्वालिफिकेशन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। उनका CR ठीक होना चाहिए, तो उनका एक्सपीरियंस पर्याप्त होना चाहिए, तो और भी जितने तरीके के क्वालिफिकेशन हो सकते हैं उस चेयर को होल्ड करने के लिए, उस पद पर बैठने के लिए, तो उसमें किसी तरीके की कमी हो और कोई भी व्यक्ति इसमें जारी कर सकता है रिट, चाहे उसके कलीग हों या समकक्ष जो काम करने वाले लोग हों या उसी विभाग के अन्य लोग हों या आम लोग हों, क्योंकि वो तो पब्लिक पोस्ट है एक, तो वैसे पोस्ट पे वो बैठा है। तो उस स्थिति में कोर्ट पद धारण करके जो व्यक्ति बैठा है उसको यह रिट जारी होता है कि आपने किस अधिकार से उस पद को धारण किया हुआ है। अब वो फिर उस व्यक्ति को
कोर्ट में उसका जवाब देना पड़ता है। कोर्ट उसकी जांच पड़ताल करता है। अगर वह सही पाता है कि नहीं यह सही है, यह सिर्फ परेशान करने के लिए ये रिट याचिकाएं डाली गई हैं, तो कोर्ट जो है सो उसको कंटिन्यू करने के आदेश जारी करता है। अगर वह सही सच पाता है आरोप, तो वह उसको पद छोड़ने के भी आदेश दे सकता है। अब ये मामले जो हैं सो कई बार ऐसे होते हैं कि राजनीति से प्रेरित भी होते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि सरकारें भी हैं जो कुछ अपने लोगों को कुछ विशेष पदों पे बैठाती है। तो उन स्थितियों में इस तरीके के कई मामले अक्सर सुनने में आते हैं, अखबारों में आते हैं, न्यूज़ में आते हैं, और उसमें यह मामला कोर्ट में भी पहुंचता है। तो ऐसे मामले होते ही रहते हैं। अब हम आते हैं अगले रीट पर। यह है उत्प्रेषण, और इसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा नीचे की अदालतों को जारी किया जाने वाला रीट होता है। इसमें क्या होता है, तो ऊपर की अदालत नीचे की अदालतों को कहती है कि आपके पास जो मामला या सुनवाई चल रहा है उसके सारे पेपर हमारे पास दे दें, और आप उसको छोड़ दें उस सुनवाई को देखना। और यह दो स्थितियों में जारी किए जाते हैं। जब नीचे की अदालतों में यह सुनवाई की प्रक्रिया के दौर में हो, उस समय भी जारी हो सकते हैं, या उसका फैसला अगर दे दिया हो उस स्थिति में भी जारी होता है। सुनवाई के दौरान जब यह रिट जारी किया जाता है तो उसका उद्देश्य होता है कि सुनवाई को रोकना, और अगर फैसला दे दिया हो तो उस मामले में इसका उद्देश्य होता है कि उस फैसले के प्रभाव को रोकना, अर्थात उसको लागू करने से रोकना। तो इसमें रोका किस आधार पर जाता है, या उस केस को अपने यहाँ क्यों मंगवाती है ऊपर की कोर्ट, तो इसके कुछ कारण होते हैं। तो सबसे बड़ा जो कारण होता है कि ऊपर के कोर्ट ये समझती हैं, उन्हें लगता है कि यह जो मामला देखा जा रहा है या जो सुनवाई किए जा रहे हैं यह इलीगल तरीके से हो रहा है, या इलीगल इसमें न्याय दिया जा रहा है। तो इलीगल के कौन कौन से आधार हो सकते हैं, तो उसमें है कि न्याय में दोष हो, अगर जो न्याय दिया गया हो उसमें ही दोष हो, अर्थात विधि के भी कानून में जो बतलाया गया है उसके विरुद्ध वो न्याय दिया हो। प्राकृतिक जो न्याय का सिद्धांत होता है वो पूरा नहीं किया गया हो। फिर देखी जाती है कि कोर्ट कहीं अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाए। अब यहाँ भी अधिकार क्षेत्र की बात हो रही है, तो दोनों तरीके का अधिकार क्षेत्र, कि उस कोर्ट का उस भौगोलिक क्षेत्र पे विस्तार है कि नहीं है, उसके भौगोलिक सीमा में आने वाले मामले हैं कि नहीं है, और खुद कोर्ट की अपनी सक्षमता देखी जाती है कि वो शक्ति उसमें है कि नहीं उस मामले को देखने के लिए, सुनने के लिए। और फिर न्याय में दोष और प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत। और एक और जो मामला देखा जाता है उसमें यह होता है कि कहीं उसमें संविधान के कुछ वैसे सारवान तत्व तो नहीं छुपे हुए हैं उस केस में जिसकी की व्याख्या जरूरी है। तो ऐसी स्थिति में भी उन मामलों को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपने पास मंगवा लेती है। अब आते हैं आखिरी रीट पे, यह है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है रोक देना। तो यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा अपने नीचे की अदालतों में जारी किया जाता है। इसमें भी सारे वही कंडीशन होते हैं, सिर्फ फर्क एक होता है कि ये मामले सुनवाई के समय ही इसको मंगवाया जाता है। फैसले वाली बात नहीं होती है कि इसमें कोर्ट ने फैसला दिया है, क्योंकि प्रोहिबिशन है, उसी जगह पे रोक दिया गया है कि इसकी आप सुनवाई नहीं करें। तो यही मुख्य फर्क है, और बाकी सारे वही है, कंडीशन वही देखे जाते हैं। उसके कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को देखा जाता है, वह न्याय के गुण दोष को देखा जाता है, उसके बाद प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को देखा जाता है। इसके अतिरिक्त संविधान का कोई वैसा सारवान तत्व तो नहीं छुपा हुआ है जिसकी व्याख्या है। तो इन सब चीज़ों के आधार पे ऊपर के कोर्ट नीचे के कोर्ट से वो मामले अपने यहाँ मंगवा लेती हैं, उसको रोक देती हैं कि आप इसकी सुनवाई बंद कर दें और उस मामले को हमारे यहाँ हस्तांतरित कर दें। तो दोस्तों, हम समझते हैं कि ये जो रीट से जुड़े हुए जितने मामले थे वो आपको समझ में आए होंगे। 5 तरीके के रीट हैं,
ये पांचों समझ में आए होंगे। और हम साथ में ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर पसंद आया हो वीडियो तो लाइक ज़रूर करेंगे, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन वाली घंटी ज़रूर दबा देंगे। धन्यवाद।